हेलो बच्चों, कृषि रसायन के पहले पाठ में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हमने कुछ लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज का लेक्चर हमारा अंतिम लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ छोड़ा था? हमने सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक पढ़े थे। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने सक्रिय कारक पढ़ लिया था और हमने निष्क्रिय कारक पढ़ लिया था। सक्रिय कारक में हमने क्या पढ़ा था? जलवायु और जो जीव मंडल आते हैं वो सक्रिय कारक में आते हैं, और बाकी स्थलाकृति, पैतृक पदार्थ और जो समय है वो निष्क्रिय आपके उसमें कारक में आते हैं। ठीक है, अब एक एक कारक को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो, आज आपको पीडीएफ भी बिल्कुल साफ दिख रही होगी, क्योंकि ये जो आपकी बुक की ओरिजिनल पीडीएफ है वो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। तो बात करते हैं हम, हमारा पहला जो कारक है जलवायु। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है? यह एक सक्रिय कारक है। ठीक है, अब जलवायु के आधार पर समझो आप किस तरीके से मृदा परिवर्तन को, ये मृदा के निर्माण को ये प्रभावित करता है। तो जलवायु में भी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं, एक तो कौन सा? वर्षा, और दूसरा कौन सा? तापक्रम। देखो, वर्षा और तापक्रम। तो जलवायु के अंदर दो उपकारक आते हैं जो प्रमुख रूप से किसको प्रभावित करते हैं? मृदा के विकास को। जिनमें कौन कौन आता है? एक ताप आता है और एक क्या आती है? आपकी वर्षा आती है। ठीक है, लाइन टू लाइन एक एक चीज को पढ़ते हैं, देखो समझते हुए चलना। ठीक है, आगे देखो, जल की मात्रा अपर्दन तथा अंतःस्रवण दोनों को ही प्रभावित करती है। अब जो जल की मात्रा है वो अपर्दन और अंतःस्रवण दोनों को प्रभावित करती है। अपर्दन का मतलब क्या है? अपर्दन का मतलब है कि जल के बहाव से मृदा की ऊपरी सतह का हटना, मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह का हटना, वो क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। तो जहां बाढ़ वगैरह आती है तो बाढ़ से होता क्या है कि बाढ़ के पानी के साथ साथ जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसका क्या हो जाता है? कटाव हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरीके से वहां की मृदा कैसी बन जाती है? आपकी अनुपजाऊ बन जाती है। तो मृदा अपर्दन भी किसको प्रभावित करता है? आपकी मृदा के विकास को। दूसरी बात हमने क्या बताई? अंतःस्रवण। अंतःस्रवण का मतलब क्या है? पोषक तत्व का घुल घुल के रिस के कहाँ आना? निचली संस्तरों में आना। अंतःस्रवण का मतलब क्या है? पोषक तत्वों का स्त्रावित होकर ऊपरी सतह से निचली सतह में आना। तो कहने का मतलब जहां जल की मात्रा ज्यादा है, जहां जल की मात्रा ज्यादा होगी वहां से तो पोषक तत्व सारे घुल घुल के कहां आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। और जहां बरसात कम होती है, जल की मात्रा कम है, गर्मी की मात्रा ज्यादा है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो गर्मी ज्यादा पड़ती है तो आपका होगा क्या? जो भी आपका पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा भाई, वाष्पीकृत हो जाएगा सारा का सारा पानी। तो जमीन में पानी की मात्रा कैसी होगी? कम। तो पानी की मात्रा कम होने पर पोषक तत्व घुलेंगे नहीं, और घुलेंगे नहीं तो उनका अंतःस्रवण भी कैसा होगा? कम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जहां पर शुष्क जलवायु है, यहां वर्षा की कमी है, वहां पर निक्षालन और निक्षेपण की जो घटना है वो कैसी होती है? कम होती है। और वहां की ऊपरी भूमि में जो जीवांश पदार्थ है वो कैसा मिलता है? आपका कम मिलता है। क्यों कम मिलता है? देखो, जो जीवों का अंश है वो कम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जहां पर गर्मी पड़ रही होगी वहां पर जैविक क्रिया नहीं होगी, सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रिया नहीं होगी, और जैविक क्रिया नहीं होगी तो जीवांश पदार्थ का भी निर्माण नहीं होगा। भाई देखो, एक जगह जहां अच्छी जलवायु है, अच्छी जलवायु का मतलब नमी की मात्रा है, पानी की मात्रा है ना, तो वहां पर जीव जंतु कहाँ आएंगे? ज्यादा, जहां उनको पीने के लिए पानी, और पानी होगा तो आपको पता है वहां पर क्या होंगे? फल, पेड़ पौधे लगेंगे, छोटी छोटी वनस्पतियां लगेंगी। ठीक है, तो उनसे क्या है? उनका निवास स्थान हो जाएगा, क्योंकि उनको पोषण के लिए, खाने के लिए भी कुछ मिल रहा है और पीने के लिए उनको पानी भी मिल रहा है। लेकिन रेगिस्तान है, रेगिस्तान में आपको पता है पानी तो बहुत कम पड़ता है, तो वहां पर जीव जंतु भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं क्या रेगिस्तान में? नहीं, कुछ सेलेक्टिव जीव जंतु होते हैं वो ही वहां पर पाए जाते हैं। उनके अलावा वहां पर जीव जंतुओं की जो संख्या है वो कैसी होती है? कम। अब जब जीव जंतुओं की संख्या कम है तो जैविक क्रिया भी कम होगी, और जैविक क्रिया कम होगी तो जो जीवों का अंश है उसकी मात्रा भी कैसी होगी? कम होगी। ठीक है, ये ही पूरी बातें जो मैंने आपको बताई है वो ही इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। लाइन टू लाइन आप पढ़ भी सकते हो। पढ़ो, देखो, शुष्क एवं उपाद्र क्षेत्र की मृदाओं में उपस्थित जल का वाष्प एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा ह्रास हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? जल का भाप में बदलकर उड़ना, जल का वाष्प में कन्वर्ट होना, जल का वाष्प में परिवर्तन, इसको हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। जो किसके द्वारा होता है? सूरज के द्वारा होता है। ठीक है, तो जहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी वहां सारा का सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा। आगे पढ़ो। मृदा में घुलनशील सीमित वर्षा के कारण बाहर नहीं जा पाते एवं पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है। वही बात मैंने आपको बता दी कि बरसात कम है तो पोषक तत्व घुल घुल कर नीचे नहीं जा पाएंगे, तो ऊपरी मृदा में जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो परिपूर्ण होती है। ठीक है, आगे पढ़ो। आगे क्या लिख रखा है हमने कि जबकि आर्द्र जैविक क्षेत्रों में
जबकि आर्द्र क्षेत्रों में जैविक क्रियाएं अधिकाधिक होने के फलस्वरूप जीवांश पदार्थ की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। कहने का मतलब जहां पानी ज्यादा है तो वहां जैविक क्रियाएं होंगी, और जैविक क्रियाएं होंगी तो जीवांश भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखो। अतः ऐसे क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता एवं अक्षय में वृद्धि के कारण मृत्तिका का निर्माण होता है। तो और जहां पर बरसात की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर बरसात की मात्रा में क्या होता है, सारे के सारे क्षार घुलकर ऊपरी सतह से कहां जाते हैं, निचली सतहों में, और ऊपरी सतह पर क्या बन जाती है, आपकी मृदा अम्लीय बन जाती है। और ऐसे जलवायु वाले क्षेत्र की मृदा में किसका निर्माण होता है, मृत्तिका का निर्माण होता है। मृत्तिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्ले। ठीक है, आगे पढ़ो, दूसरा पढ़ो। मृदा निर्माण परिवर्तन तापक्रम द्वारा भी अत्यधिक प्रभावित होता है। तो जो मृदा निर्माण का जो प्रक्रम है वो टेम्परेचर से भी क्या करता है, प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है, देखो, इसके द्वारा मृदा की भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रियाएं प्रभावित होती है। मैंने बताया था जैसे भौतिक क्रियाओं के अंतर्गत कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो चट्टान फैलेगी, टेम्परेचर कम हुआ चट्टान सिकुड़ेगी। तो फैलाव संकुचन से क्या हो रहा था, खनिजों का भी अपक्षय हो रहा था, चट्टानों का भी क्या हो रहा था, अपक्षय हो रहा था। ठीक है, आगे देखो, वही बात इसने दोबारा से कह रखी है कि चट्टानों एवं खनिजों के आयतन के प्रसार एवं संकुचन द्वारा ताप द्वारा प्रभावित होता है। ये मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रियाओं की गति लगभग कैसी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखना आप कि लगभग 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि 2 से 3 गुना कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो रासायनिक अभिक्रिया की जो गति है वो भी 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखो, अगला पॉइंट पढ़ो। देखो ये पॉइंट काम का है। ठीक है, देखो, आर्द्रता एवं दूसरे कारक यथावत बने रहने की दशा में जब औसत वार्षिक तापक्रम में बढ़ोतरी होती है तो शीत प्रदेशों में जीवांश पदार्थ की कमी हो जाती है। ठीक है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में आर्द्रता की कमी के कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड मृदा में एकत्रित हो जाते हैं। वही बात कि जो जितने भी क्षार हैं आपके, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सल्फेट इत्यादि हैं। अब बरसात की मात्रा कम है तो घुल के ये नीचे आएंगे नहीं, तो घुल के जब नीचे नहीं आएंगे तो मिट्टी की ऊपरी सतह में ही ये पड़े रहेंगे। जैसे आपकी ये मिट्टी है, ये मान के चलो आपकी ये रही मिट्टी। ठीक है, और यहाँ पर जो बरसात की मात्रा है, जो ऊपर से बरसात की मात्रा है वो कैसी है, 1 सेकेंड, जो बरसात की मात्रा है वो कैसी है, बहुत ज्यादा कम। तो यहाँ पर जो आपके पोटेशियम के, जो कैल्शियम के, जो सोडियम के, जो आपके कार्बोनेट और सल्फेट है वो मिट्टी की ऊपरी सतह में ही पड़े रहते हैं। और अगर बरसात ज्यादा होगी तो बरसात ज्यादा होने से क्या है, ये ऊपरी सतह से घुल घुल कर कहाँ आ जाएंगे, निचली सतह में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए कि जहां बरसात ज्यादा होगी वहां ये सारे के सारे क्षार घुल के कहाँ आ जाएंगे, मृदा की निचली संस्तरों में। और जहां बरसात कम है तो वहां उस कंडीशन में मृदा की ऊपरी सतह में ही बने रहेंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या लिख रखा है हमने, इस कारण कैल्शियम निक्षालित हो जाता है। एक बार देखो, ऊपर वाली ये लाइन पढ़ो एक बार फिर से। इसके विपरीत आर्द्र प्रदेशों की मृदाओं में पर्याप्त नमी होने के कारण अपक्षय एवं निक्षालन अधिक होता है। आ गई वही बात कि जहां बरसात ज्यादा होती है, वहां ये जो आपके क्षार है ये घुलकर कहां आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और इनका निक्षालन कैसा होगा, ज्यादा होगा। इस कारण कैल्शियम निक्षालित हो जाता है एवं एल्यूमिनियम तथा लोहा मृदा की सतह पर इकट्ठा होने से अम्लीय मृदाओं का निर्माण करते हैं। ये मृदाएं कम उपजाऊ होती हैं एवं ऐसी मृदाओं में फास्फोरस तथा पोटाश की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। आगे पढ़ो, तापमान के उच्च होने के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थ का विघटन तीव्र होता है, जिसके कारण मृदा में जीवांश पदार्थ कम हो जाता है। शीत प्रदेशों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो जहां गर्मी पड़ेगी वहां क्या होगा, जीवांश पदार्थ की मात्रा कम होगी। जहां ठंडा प्रदेश होगा, वहां शीत प्रदेश होगा, वहां जीवांश पदार्थ की मात्रा या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, आपका आयरन है और क्या बताया, एल्यूमिनियम। आयरन और एल्यूमिनियम ये तो क्या है, घुलते नहीं है, और घुलते नहीं है तो ये मिट्टी की ऊपरी सतहों में रहते हैं। जबकि बाकी के जो क्षार हैं आपके, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम के कार्बोनेट हो गए, ठीक है ना, ये सारे क्या है, घुल के नीचे आ जाते हैं। तो जब ऊपरी सतह में अम्लीय आयन शेष रह जाते हैं तो वो मिट्टी को अम्लीय बनाते हैं, और बाकी के सारे क्षार घुल के निक्षालित होकर कहां आ जाते हैं, निचली सतहों में आ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है उसको स्टडी करो। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया, जैव मंडल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, बायोस्फीयर। ठीक है, देखो जैव मंडल को देखो एक बार, देखो जैव मंडल को देखो।
मृदा निर्माण में पौधों एवं जंतुओं की क्रिया, जैविक अवशेष एवं अपशिष्ट का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि मिट्टी बनाने में जो आपके जीवांश पदार्थ हैं वो ही आगे जाके विघटित होकर किसका रूप धारण करेंगे, मृदा का रूप धारण करेंगे। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जीव जंतुओं पेड़ पौधों का जो अवशेष होता है उसी से किसका निर्माण होता है, जीवांश पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे आप ह्यूमस भी कहते हो। ठीक है, आगे देखो, मृदा में छोटे एवं बड़े पौधों पर जंतुओं की उपस्थिति से जीवांश पदार्थ की मात्रा, इसका वितरण, स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है, इसका वितरण, स्थूल, घनत्व आदि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पौधे की जड़ें चट्टानों तथा खनिज पर यांत्रिक रूप से क्रिया करती हैं। हमको बताया था, पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे मान के चलो ये चट्टान है और इस चट्टान के ऊपर क्या उग गया, एक पीपल का पेड़ उग गया, तो जब ये पेड़ की जड़ें जब फैलेंगी तो इस चट्टान को क्या कर देंगी, तोड़ देंगी, इस चट्टान का क्या कर देंगी, अपक्षय कर देंगी। तो वही बात इसने कह रखा है, इसने कह रखी है कि पौधों की जड़ें चट्टानों तथा खनिजों पर यांत्रिक रूप से क्रिया करके उनका क्या कर देती हैं, अपक्षय कर देती हैं, यानी उनको तोड़ देती हैं। आगे देखो, ये अनेकों प्रकार के अम्लीय तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती हैं जो अपक्षय की क्रिया में सहायक होते हैं। तो जो सूक्ष्म जीवों के विघटन के दौरान या जड़ों के द्वारा किसका, कौन से अम्ल का स्रावित किया जाता है, कार्बनिक अम्ल का और CO2 गैस का। और ये जो अम्ल और कार्बनिक अम्ल और CO2 जो गैस हैं, ये किस में सहायता करते हैं भाई, अपक्षय की क्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, यानी तोड़ने फोड़ने की क्रिया में एसिड क्या कर देता है, उस चीज को दुर्बल बना देता है, जिसकी वजह से उसका आसानी से अपक्षय हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, वन क्षेत्र में विकसित मृदा में कई संस्तर पाए जाते हैं। तो अगर विकसित मृदा है तो उसके कई संस्तर होंगे, जैसे O, A, B, C, R, ठीक है, 5 संस्तर हमने पढ़े थे। आगे देखो, इन मृदाओं में ऊपरी सतह अत्यधिक निक्षालित होती है तथा सतह पर जीवांश पदार्थ घास वाली वनस्पति से अधिक मृदाओं की अपेक्षा कम अपघटित दशा में पाया जाता है। सूक्ष्म जीव जीवांश पदार्थ का अपघटन धीरे धीरे करते हैं, जिससे अम्ल का निर्माण होता है। मैंने अभी आपको बताया कि सूक्ष्म जीवों की अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप भी किसका निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है। वो अम्ल जनरली कौन सा होता है आपका, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल का आपसे सूत्र पूछ ले तो सूत्र भी आपको याद रखना है, H2CO3। ये किसका सूत्र है आपका, कार्बनिक एसिड का सूत्र है। ठीक है, आगे चलो, आगे देखो, सूक्ष्म जीव जीवांश पदार्थ का अपघटन धीरे धीरे करते हैं, जिससे अम्ल का निर्माण होता है। यह अम्ल जल की अपेक्षा खनिजों को तीव्र रूप से घोलते हैं और इस अम्ल में क्या होता है, खनिज बहुत अच्छी तरीके से घुल जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता खनिज तथा कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करती है। अगर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता ज्यादा होगी तो भाई विच्छेदन की प्रक्रिया भी कैसी होगी, ज्यादा होगी, चट्टानों का अपक्षय भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आगे पढ़ो, वायुमंडल से स्थिर की गई नाइट्रोजन मृदा में नाइट्रीकृत या विनाइट्रीकृत होती है। अभी नाइट्रीकरण प्रक्रम क्या है, विनाइट्रीकरण प्रक्रम क्या है, ये मैं सारा आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, ये आने वाला है आगे के चैप्टर में, पूरा डिटेल से आने वाला है, नाइट्रीकरण क्या है, विनाइट्रीकरण क्या है, तो इसको हम आगे समझेंगे। सल्फर का ऑक्सीकरण तथा फॉस्फेट युक्त एपेटाइट का विच्छेदन भी सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ठीक है, तो ये जो घटना है वो भी किनके द्वारा संपन्न होती है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होती है। मृदा को खोदने वाले प्राणी जैसे केंचुआ, चींटियां, चूहे, दीमक इत्यादि मृदा को खोदकर कैसी बना देते हैं, महीन। अब ये क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जाते हैं, मिट्टी को खाते हैं और खाने के साथ साथ उसकी क्या होती है, मलमूत्र के द्वारा उसका निष्कासन करते हैं। तो ये एक दूसरी संस्तर को क्या करते हैं, मिलाने का काम करते हैं। भाई समझो ये वाली संस्तर है और एक ये वाली संस्तर है, तो यहाँ से आपका कोई कीड़ा घुसा और कीड़ा घुस कर खा कर कहाँ आ गया, या निचली सतह में आ गया, तो खाकर ये मलमूत्र का त्यागेगा, गोलियों के तौर पर मलमूत्र को क्या करेगा, त्यागेगा। तो कहने का मतलब दो संस्तरों को अगर मिलाने का काम करना हो तो मिलाने का काम कौन करता है, चूहे हो गए, दीमक हो गए, क्योंकि ये एक संस्तर से दूसरी संस्तर तक क्या करते हैं, बिल बनाते हैं, और बिल बनाकर या मैं बोलूं कि मिट्टी को खाते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों संस्तर को क्या करते हैं, मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे यही बात बोल रखी है कि खोद कर महीन बनाकर एक संस्तर को दूसरी संस्तर से मिलाने का काम करते हैं। मृदा निर्माण में मनुष्य भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जो चट्टानों को विघटित करके चूर्ण बना देता है और इस तरीके से मृदा निर्माण में सहायता करता है। तो मनुष्य भी क्या करता है भाई, अपने जो भी उसकी सुविधा अनुसार उसको किसी का निर्माण करना होता है, बड़ी बड़ी आपकी बिल्डिंगें हो गई, ठीक है, आपकी सुरंगें हो गई, बड़े बड़े आपके पुल हो गए, बांध हो गए, तो इनको सबके लिए वो चट्टानों को तोड़ता है और तोड़कर वो उनके बारीक चूर्ण कर देता है, जो आगे जाके मिट्टी का निर्माण करती है।
ठीक है। अब देखो तीसरा कारक कौन सा है? पैतृक पदार्थ, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा मैं आपको। पैतृक पदार्थ का मतलब जिस तरीके की चट्टान होगी उसके अपक्षय के दौरान जो भी आपके चट्टानों में गुण पाए जाते हैं वो ही गुण आपके किस में पाए जाएंगे? मृदा के अंदर पाए जाएंगे। समझे आप मेरी बात को कि जिस प्रकार की चट्टान से आपकी मिट्टी बनी है तो मिट्टी के अंदर जो गुण हैं वो भी किस प्रकार के होंगे? जैसे गुण चट्टानों में पाए गए थे। यानी जैसे जैसे माता पिता होंगे वैसा ही उसका क्या होगा? बच्चा होगा। इन द शॉर्ट ये बात कह रहा है, ठीक है। आगे समझो इसको। पैतृक पदार्थ चट्टानों की प्रकृति, मृदा निर्माण में कणाकार, क्ले की मात्रा, प्रकृति, पोषक तत्व, सैरंध्रता, रंग आदि को प्रभावित करते हैं। तो रंग हो गया आपका, रंध्रों की मात्रा हो गई, ठीक है, उसके पोषक तत्व हो गए। ये सारा किस पर डिपेंड करता है? चट्टान की प्रकृति पर। जैसा चट्टान का रंग होगा वैसा मिट्टी का रंग होगा। अगर चट्टान काली है तो मिट्टी भी कैसे रंग की होगी? काले रंग की होगी, ठीक है। आगे देखो, निर्मित मृदा पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। वही बात आ गई कि जो मिट्टी बन रही है वो अपने पैतृक पदार्थ जिससे वो बनी है उस पर निर्भर करेगी। जैसे बालू पत्थर बलुई पदार्थ से बनता है, बालू पत्थर बलुई पदार्थ, जबकि बेसाल्ट व चूना पत्थर मृतिका पैदा करते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। क्या याद रखोगे? कि बालू पत्थर बलुई पदार्थ जबकि बेसाल्ट व चूना पत्थर मृतिका पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो आपसे पूछ ले कि मृतिका पदार्थ का निर्माण कौन करते हैं, तो आप लिखोगे बेसाल्ट व चूना पत्थर, ठीक है। आगे देखो, ग्रेनाइट का अपक्षय भी मंद गति से होता है। जो ग्रेनाइट का अपक्षय है वो भी कैसा होता है? बहुत धीरे धीरे मंद गति से होता है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। ग्रेनाइट में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। ग्रेनाइट से बनी मृदा बलुई मृदा होती है। बहुत ही बढ़िया भाई, आपके लिए एक क्वेश्चन मिल गया आपको कि जो ग्रेनाइट से जो मृदा बनती है वो कैसी मृदा बनती है? आपकी बलुई मृदा बनती है, ठीक है। याद रखोगे इसको। इसके आगे देखो, ग्रेनाइट से बनी मृदा कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है। और ग्रेनाइट से किस तरीके की मृदा का निर्माण होता है? बलुई मृदा का निर्माण होता है। आगे देखो, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और आपको बढ़िया मिलने वाला है। यहां से पूरी लाइन को पढ़ना एक एक करके। पैतृक पदार्थ, इसके बाद ग्रेनाइट से बनी मृदा कम उपजाऊ होती है जबकि चूना पदार्थ से बनी दोमट मृदा अच्छी उर्वरकता वाली होती है। तो यहां से आपको कितने क्वेश्चन मिले? 2 क्वेश्चन कि भाई ग्रेनाइट से किसका निर्माण होता है? ग्रेनाइट से निर्माण होता है बलुई मृदा का। और अगर आपसे पूछ ले चूना पत्थर से किसका निर्माण होता है, तो आप लिखोगे चूना पत्थर से दोमट मृदा का निर्माण होता है और यह अधिक उपजाऊ होती है, जबकि जो बलुई मृदा है वो कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है। इसके बाद पढ़ो। इसके बाद देखो, लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि एग्जाम में वो और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपको पहले ही अंदाजा हो जाएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है छोटे छोटे 1 नंबर में। आगे देखो, पैतृक पदार्थ निष्क्रिय होने के कारण एक ही मृदा का निर्माण विभिन्न स्थानों पर जलवायु के परिवर्तन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है। भाई जिस जिस तरीके का मौसम होगा, जिस जिस तरीके का क्लाइमेट होगा, उस तरीके से आपकी मृदाओं का निर्माण भी परिवर्तित होता रहेगा, ठीक है। आगे देखो, हल्के या बालू पत्थर पर विकसित मृदा भारी पैतृक पदार्थ पर विकसित मृदा के बजाय गहरी होती है। मृदाओं के रंग पैतृक पदार्थों से संबंधित होते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसे आपका पैतृक पदार्थ होगा, जैसी आपकी चट्टान होगी वैसा ही मिट्टी का रंग भी होगा, ठीक है। आगे जो चौथा हमारा कारक आता है वो है स्थलाकृति। स्थलाकृति भी क्या करती है भाई? मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? पहले लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, फिर इसको हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। देखो, पृथ्वी पर अनियमित सतह स्थलाकृति कहलाती है। भाई हमारी पृथ्वी पूरी सपाट तो है नहीं, कहीं उबड़ खाबड़ पहाड़ हैं, कहीं क्या पाई जाती हैं? कंदराएं पाई जाती हैं, गुफाएं पाई जाती हैं, कहीं बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं ऊंची, कहीं नीचे ढलान। कहने का मतलब हमारी जो पृथ्वी की सतह है वो एक सपाट एक समतल नहीं है, इस पर विभिन्नताएं, विविध इसकी स्थलाकृति है। तो मृदा में जो पृथ्वी की सतह की जो संरचना है उसी को हम क्या बोलेंगे? स्थलाकृति बोलेंगे। आगे पढ़ो, यह एक निष्क्रिय कारक है जो जल एवं ताप के प्रभाव से मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। पहाड़ी क्षेत्र में एकदम ढलान वाले क्षेत्रों में जल के तीव्र गति के प्रवाह के कारण मृदा कम विकसित होती है। क्यों? क्योंकि भाई पानी उसको सारा बहा के ले जाता है। ये ढलान है तो यहां से पानी आएगा तो पानी क्या करेगा? सब कुछ को बहा के ले जाएगा। तो यहां तो ये जो ढलान वाली क्षेत्र है इधर तो मृदा का विकास कम होगा, लेकिन पानी बहा के जहां इसको मिट्टी को जमाएगा, जहां इस मिट्टी का क्या करेगा भाई? जमाव करेगा, उस जगह जो इसका विकास है वो इसका अच्छी तरीके से हो सकता है। तो यही बात इन्होंने कही है। क्या कही है? कि पहाड़ी क्षेत्रों में एकदम ढलान वाले क्षेत्रों में जल के तीव्र प्रवाह के कारण
मृदा का विकास कम होता है और मृदा कम गहरी होती है, जबकि समतल स्थानों पर जल का प्रवाह धीरे धीरे होता है और मृदा के अंदर जल रिसता रहता है। परिणाम स्वरूप मृदा गहराई युक्त तो होती है। ठीक है, तो जहां मिट्टी समतल आकृति पर जम रही है तो समतल आकृति में क्या होगा, पानी रिस के अंदर पहुंच सकता है, और पानी रिस के अंदर पहुंचेगा तो जो मृदा की जो गहराई है वो भी कैसी होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखो, अधिक गहराई वाली मृदा परिच्छेदिका में पौधों की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है। तो जहां आपकी ज्यादा मिट्टी गहरी है वहां वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होगी। तो देखो, जहां मिट्टी अधिक गहराई की होगी ऐसी मृदाओं में वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन अगर पानी लंबे समय तक भरा हुआ है, आपका जो जलवायु वाला स्थान है वो लगातार आर्द्र बना हुआ है, ठीक है, तो होगा क्या, ऐसी स्थानों पर दो नई तरीके की मृदाओं का निर्माण होगा, जिसको हमने क्या नाम दिया है, पीट एवं मक मृदा। क्या बोला कि जहां पर आर्द्रता की मात्रा लंबे समय तक बनी हुई है वहां पर दो प्रकार की मृदाओं का निर्माण हो सकता है, एक तो पीट मृदा एवं मक मृदा। अब इन दोनों में अंतर क्या है उसको देखो। पीट मृदा में जीवांश पदार्थ को आंशिक विघटन के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है, यानी पीट मृदा में जो जीवांश पदार्थ का विघटन है वो आंशिक होता है, जबकि मक मृदा में जीवांश पदार्थ का जो विघटन है वो पूर्णतः संपन्न हो जाता है। ठीक है, एवं पौधों के अवशेषों को आसानी से पहचाना इसमें नहीं जा सकता। यदि आसपास मृदा से निचले स्थानों पर लवण संग्रह हो जाते हैं तो ऐसे स्थानों पर लवणीय दलदली भूमि का निर्माण होता है। तो अगर होगा क्या, मिट्टी के अंदर अगर लवण एकत्रित हो गए तो वहां पर जो मिट्टी का जमाव नहीं होगा, वहां पर मिट्टी कैसी बन जाएगी, आपकी दलदल वाली बन जाएगी। आपने पढ़ी होगी ना, दलदल वाली जगह कैसे पैर धंसता चला जाता है उसमें नीचे। तो कहने का मतलब ऐसी मृदाओं में लवण की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से दलदली भूमि का निर्माण होता है। और आगे जो आपका लास्ट फैक्टर है वो क्या है, समय। समय एक महत्वपूर्ण कारक है भाई, और एक निष्क्रिय कारक होने के कारण लगभग एक परिपक्व मृदा के निर्माण को लेकर 300 वर्ष से लेकर लगभग और ज्यादा कई साल लग जाते हैं। ठीक है, अगर आपको एक विकसित मृदा का निर्माण चाहिए तो 200-250 वर्ष से लेकर हजारों सालों तक उसको निर्माण होने की प्रक्रिया में उसको समय लगता है। ठीक है, एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। समय मृदा निर्माण का एक निष्क्रिय कारक है। ठीक है, कैसा कारक है भाई, निष्क्रिय कारक। लगातार अपने आप ही मृदा क्या होगी, विकसित होगी, उसमें टाइम क्या करेगा, कोई अपना ऐसा अहम रोल नहीं करेगा, सिर्फ क्या है, समय ज्यादा लगेगा अपन उसको एक विकसित प्रक्रम तक लाने में। ठीक है, समय मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक है। पूर्ण रूप से विकसित मृदा में पूर्णतः विकसित मृदा परिच्छेदिकाएं होती है। मृदा परिच्छेदिका क्या है, हम अलग अलग संस्तरों को पढ़ चुके हैं, जिनका विकास मृदा निर्माण करने वाले विभिन्न कारकों द्वारा लंबे समय तक किए जाने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, अविकसित मृदा क्या होगी, धीरे धीरे समय के अंतराल में क्या होती जाएगी, विकसित होती जाएगी और मृदा के कई संस्तरों का निर्माण होगा। और इस प्रक्रम में, जो मृदा के निर्माण के प्रक्रम में, जलवायु, जीवमंडल, पैतृक पदार्थ सभी अपनी अपनी अलग तरीके से क्या करेंगे, भूमिका को निर्वाह करेंगे। ठीक है, अनुकूल दशा अगर होगी तो अनुकूल दशाओं के अंतर्गत जो मृदा परिच्छेदिका का जो विकास है उसको लगभग कितना समय लग सकता है, 200 वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिकूल परिस्थिति है तो ये टाइम बढ़ भी सकता है। अगर अनुकूल परिस्थिति है, चट्टानों का अक्षय भी लगातार हो रहा है, जीवांश पदार्थों की मात्रा भी अत्यधिक है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी लगातार बनी हुई है, तो जो मृदा का विकास है उसको लगभग कितने साल लगेंगे, 200 साल लगेंगे। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति है तो ये टाइम 200 से 300 से हजारों साल तक हो सकता है। ठीक है, आगे देखो। समतल, अपरदन रहित, अधिक वर्षा वाले, सरलता से अक्षय पैतृक पदार्थ की उपस्थिति में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में समय के साथ साथ मृदा निर्माण भी तीव्र गति से होता है। तो अगर अधिक वर्षात होगा आपके पास, जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी अत्यधिक होगी, तो ऐसी मृदाओं का निर्माण, ऐसी मृदा परिच्छेदिकाओं का निर्माण क्या होगा, आपका जल्दी संपन्न होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के हम इंपोर्टेंट पॉइंट भी फटाफट देख लेते हैं। नंबर पहला पॉइंट, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और जो वनस्पतियों को पोषण प्रदान करती है। खनिज मृदा में, ये पॉइंट आप याद रखोगे, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। खनिज मृदा में 45% खनिज पदार्थ, 5% जीवांश, 25% जल और 25% तक वायु पाई जाती है। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। अगला चौथा पॉइंट देखो, चट्टानों एवं खनिजों के विघटन एवं विखंडन को क्या बोलते हैं, अपक्षय कहा जाता है। यानी चट्टानों में होने वाली टूट फूट को हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। मृदा का ऊर्ध्वाधर काट जिसमें विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं क्या कहलाती है, मृदा परिच्छेदिका, मृदा प्रोफाइल कहलाती है। मृदा परिच्छेदिका में कितने संस्तर, ए तथा बी संस्तर संयुक्त रूप से मृदा का क्या कहलाते हैं, सोलम कहलाता है। ये वाला स्टार लगा लो भाई, सोलम वाला।
पूछा जा सकता है। क्या बोला मैंने, एक बार दोबारा सुनो। मृदा परिच्छेदिका में ए तथा बे संस्तर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, मृदा सोलम कहलाता है। तो आज हमारा पहला लेक्चर खत्म हो चुका है। पीडीएफ नोट्स आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है। धन्यवाद।